मे बी हम पूछना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं बीइंग फीमेल्स, बट हम बात नहीं कर पाते। सी हाइजीन इज प्राइम इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लोग मेंटेनिंग द हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ का पीएच बैलेंस मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों की वजह से उस एरिया में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। फंक्शनली प्रॉब्लम वही आती है कि कपड़े पहनने में प्रॉब्लम आती है, वो इवन ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्टिविटी प्रॉब्लम आती है, थिंकिंग दैट शी वांट्स टू बी प्रेजेंटेबल टू हर नेक्स्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में। मैं रिमी इटर्नल हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे डॉक्टर वर्षा बुंदेले के साथ, जो मैडम हमारी सीनियर प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन है। मैम को मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड एंड वी आर वेरी लकी कि आज हमारे साथ मैम जुड़ी है, क्योंकि गेटिंग अ फीमेल प्लास्टिक सर्जन इटसेल्फ अ वेरी बिग थिंग। 15 जुलाई जो कि वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे है, इसके बारे में आज हमने जो टॉपिक लिया है, जो कि बहुत ही लेस स्पोकन टॉपिक है, दैट इज जेनिटल रिजुविनेशन। एंड हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो हम हर वक्त पूछ नहीं पाते हैं। इन सब विषयों के बारे में आज हम मैम आपके साथ बात करना चाहते हैं। थैंक यू रिमी। जैसे कि तुमने कहा है 15th जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे। आई वांट टू टेल माय ऑडियंस दैट प्लास्टिक सर्जरी डे वाज स्टार्टेड बाय आवर ओन इंडियन प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राजा सभापति इन 2011. He started it and we celebrated it for many years as a National Plastic Surgery Day. And recently, last few years, we got a recognition and now it is being celebrated worldwide as a World Plastic Surgery Day. We are very proud of it. और as a female plastic surgeon, जैसे रिम्पी तुमने मुझे कहा है कि हम लोग फीमेल्स के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। मैम, ये रिजुविनेशन या जेनिटल रिजुविनेशन एक्चुअल में है क्या, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे कॉमन लाइफ में? कि जैसे कि हमारी एजिंग हो रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है, या हम बहुत सारी और भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है जिससे हमारा जो जेनाइटल एरिया है या वी एरिया है या पेरिनियम है या हमारा इंटीमेट एरिया है, जिसके बहुत सारे पार्ट्स है। मैं अभी तुम्हें बता देती हूँ कि अगर मैं बोलूँ तो पार्ट्स के नाम मैं गिना सकती हूँ, जैसे मॉन्स प्यूबिस है, क्लाइटोरिस है, लेबिया मेजोरा है, माइनोरा है, वजाइना है, एंड ओवरऑल इन जनरल पेरिनियल एरिया है। Yes. तो ये सारे एरियाज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती ही है, साथ में एजिंग की वजह से भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, या दोज फीमेल्स हु आर वेरी सेक्सुअली एक्टिव, या मल्टीपल सर्जरीज, या फिर जो बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से उस एरिया में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। तो और जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें कई बार कपड़े पहनने में प्रॉब्लम्स आती है, या लाइक साइकिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कपड़े मिल नहीं रहे हैं, या पिगमेंटेशन हो रहा है, लूजनिंग हो रही है। इवन टू ऐड टू दैट कि हमारा सेक्शुअल सेक्शुअल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द रूमी वजाइना, you can say that, and the visibility, of course, the cosmesis of that area also matters. So this is the problem that appears there, and we want to tackle those problems for all of us. ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए कई बार ऐसे होते हैं कि हमें प्रॉब्लम तो है, बट मैक्सिमम युवाओं को या एल्डरली लेडीज़ को या मैरिड कपल्स को पता नहीं है कि किन के पास जाए। तो ऐसे सिचुएशन में एज वेल एज टेकिंग केयर या आस्किंग टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ गायनेकोलॉजिस्ट, उसके साथ एक प्लास्टिक सर्जन के पास आना भी इम्पोर्टेंट है। Yes, definitely. फर्स्ट गो में पेशेंट्स हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और जहाँ पे कुछ एरियाज है जो वो जैसे इन्फेक्शंस है या कुछ लीजन्स है, स्मॉल एरिया ट्यूमर्स है, वो गायनेकोलॉजिस्ट डील करते हैं। और जो फिर कॉस्मेटिक पार्ट आता है वहाँ पे प्लास्टिक सर्जन का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैम, इसके नॉन सर्जिकल सर्जिकल दोनों ही एस्पेक्ट्स होंगे? कुछ प्रॉब्लम्स है जो नॉन सर्जिकली टैकल हो सकते हैं, जैसे कि उस एरिया में पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है,
डार्क एरियाज हो जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए जैसे मैं कहूँ कि पिगमेंटेशन है तो हम लोग कुछ क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ केमिकल पील्स यूज़ कर सकते हैं, लेजर्स हैं उससे टैकल हो सकता है। देन अनदर थिंग नॉन सर्जिकली जो टैकल हो सकता है उस एरिया का जो हेयरीनेस है, बहुत किसी किसी को बहुत हेयर ग्रोथ है, तो वहाँ पे जैसे कि हम हेयर रिमूवल लेजर्स यूज़ करते हैं बाकी के बॉडी पार्ट्स के लिए, इस एरिया के लिए भी यूज़ होता है। एंड देन यू कैन गेट रीड ऑफ द रिकरेंस बॉइल्स या फ्यूरेंकुलाइटिस उस एरिया में जिनको हो रहे हैं या इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वो टैकल हो सकते हैं अगर हमारी हेयर ग्रोथ कम होंगी तो। सो मैम, जैसे कि काफ़ी मिथ्स भी ऐसे हैं, लोगों को लगता है कि क्लीनिंग ऑफ द इंटीमेट पार्ट इज़ नॉट एडवाइजेबल। सो आपका कहना है कि क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है, उनके साथ इन केयर लेंगे तभी हम इन एरियाज़ को अच्छा रख सकते हैं। बिल्कुल सही। इस सी हाइजीन इज प्राइम इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, लोग मेंटेनिंग द हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ का पीएच बैलेंस मेंटेन रखना इम्पॉर्टेंट है, तभी आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी आने लगे हैं कि हमें कौन से वॉशेस यूज़ करने हैं एंड ऑल। यस, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब देम ऑल्सो। और उसके अलावा जो हाइजीन मेंटेन करने का ये तरीका है कि हम हेयर्स को वहाँ पे लेस करें ताकि वहाँ पे बॉइल्स ना हो। हम कॉटन के कपड़े पहने, उन्हें चेंज करें, जिन स्वेटिंग के बाद चेंज करें, जिमिंग के बाद चेंज करें, मॉर्निंग इवनिंग चेंज करें, ताकि हमारे वहाँ पे लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस ना हो। सो दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि इवन जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद भी उनको क्लीन करना, साफ रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एंड इज इन रिलेटेड मैम आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? लाइक आप कुछ लेजर एंड हेयर रिमूवल लेजर्स तो है ही रिमी। अभी जैसे हमने कहा कि उस एरिया को मल्टीपल सिटिंग्स में हेयर ग्रोथ को कम किया जा सकता है, एंड पील से, क्रीम से, जिससे पिगमेंटेशन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा नॉन सर्जिकल अगर मैं बात कर रही थी तो उसमें वजाइनल टाइटनिंग लेजर्स आते हैं। इवन जो लेजर्स आ रहे हैं उसमें आपका जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है उसे भी टैकल किया जा सकता है। ओके मैम, क्या लगता है हु नीड्स दीज काइंड ऑफ प्रोसीजर्स, या किन्हें करना चाहिए? कोई पर्टिकुलर एज में आना चाहिए या मतलब ओनली हु आर मैरिड और अनमैरिड, मतलब ऐसा कुछ है? No, this is not the criteria. Criteria is, of course, there are two things to it. एक functional and एक cosmesis. So functional problems जो है, जैसे कि मैं तुम्हें गिना रही थी, कुछ चीज़ें यंगर गर्ल्स में मिलती हैं, जैसे कि लेबिया। अगर मैं एक फॉर एग्जांपल बात करती हूँ तो लेबिया है, लेबिया दो तरह की, इनर लिप्स या आउटर लिप्स, ऐसे दो तरह में हम नॉर्मल पब्लिक को बता सकते हैं। तो जो इनर लिप्स है उनकी कभी कभी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, साइज अननेसेसरीली बड़ा हो जाता है, यंगर गर्ल्स में भी होता है और मल्टीपल बर्थ्स के बाद भी होता है। तो इट कैन बी सीन इन एनी एज ग्रुप। ओके, दैट नीड्स लेबियोप्लास्टी, राइट? तो सर्जिकल रिडक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। सो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स विच कैन बी फाउंड इन फीमेल्स। बहुत ही नॉवल चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऐसे प्रॉब्लम्स हो तो ऑब्वियसली दे शुड मीट और डॉक्टर आपके साथ कंसल्ट करें, एंड इन सब चीज़ों के सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। बिल्कुल है, बिल्कुल है। दूसरा प्रॉब्लम, जैसे कि लेबिया माइनोरा हमने टैकल किया, उसमें फंक्शनली प्रॉब्लम वही आती है कि कपड़े पहनने में प्रॉब्लम आती है, वो इवन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी प्रॉब्लम आती है, पसीने की वजह से फ्रिक्शन से प्रॉब्लम आती है, रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, इंटरट्रिगोज होती है, रेडनेस आ जाती है, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो इसीलिए उनको टैकल करना ज़रूरी है। ये चीज़ें हैं फंक्शनल। वैसे ही एक चीज़ बड़ी ही हम बात करते हैं जो है हाइमेनोप्लास्टी। रिमी, हाइमेनोप्लास्टी का मतलब है एक जो छोटा सा पर्दा है हाइमेन एंट्री पे, उसको वापस से बनाना। अब ये एक चीज़ है जहाँ पे यंगर फीमेल्स, अनमैरिड फीमेल्स जो चाहती है, अगर उनका सेक्शुअल एक्टिविटी पहले दे वेयर सेक्शुअली एक्टिव, तो उनमें कर सकते हैं। दे वांट टू बी प्रेजेंटेबल टू देयर सेक्शुअल पार्टनर, नेक्स्ट सेक्शुअल पार्टनर।
या फिर those who are divorcees, they also want to be presentable to their next sexual partner. So there is nothing wrong in going for it, but they should know that this is not for the other person, not for the partner, but it is for her confidence, and it is for her thinking that she wants to be presentable to her next partner. तो ये हाइवेनोप्लास्टी जो है बेसिकली इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ अनमैरिड फीमेल्स के लिए ही है. डाइवोर्सीज एंड अदर पीपल एंड फॉर देयर ओन सेल्फ वो कर सकते हैं. सो हाइवेनोप्लास्टी से बेसिकली हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आता है. राइट. इसका बहुत बड़ा एक पार्ट है आपका कंट्रीब्यूट करता है मे बी फॉर स्मूथ लाइफ, स्मूथ मैरिड लाइफ. तो इन सब को रिलेटेड अगर आप कुछ हमें चीज़ें बताएं जो मे बी हम पूछना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं बीइंग फीमेल्स, बट हम बात नहीं कर पाते. सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो पेशेंट्स ने ही हमें सिखाए हैं कि ये सिंपल जो प्रॉब्लम है, जैसे दे कैन नॉट फील, राइट, द फीमेल कैन नॉट फील इट, द मेल्स ऑल्सो से देयर इज अ roomy vagina, so their reaching the peak becomes difficult for them. और sometimes जो क्लाइटोरिस है उसका हाइपरट्रॉफी हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, या फिर दैट क्लाइटोरिस इज कवर्ड बाय अ हुड, अ मेम्ब्रेन. सो दैट बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स दे कैन नॉट फील इट. सो देयर जो क्लाइटोरल हुड उसको रिसेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरोप्लास्टी और क्लाइटोरल हुड रिडक्शन. और वजाइना, इफ इट इज रूमी, देन vaginal tightening is possible. Even vaginal tightening is possible either by non-surgical ways, that is lasers, or surgical way. So we remove a part of it and we reduce the size of the vaginal passage. जैसे कि mons pubis है ना, जो ऊपर का पार्ट है हमारे वी एरिया के, वो पार्ट कई बार प्रेगनेंसीज की वजह से लूजन हो जाता है, सैगिंग हो जाती है, या फिर उसमें बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाता है. दोनों चीज़ें हो सकती है. अगर फैट डिपॉजिट हुआ है तो लाइपोसक्शन से वो फैट को रिड्यूस किया जा सकता है. अगर वो सैगिंग हो रही है जिसकी वजह से हमारा वी एरिया हाइड हो रहा है, तो जब हम टमी टक करते हैं या इवन विदाउट टमी टक, उस फैट को ऊपर लिफ्ट किया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड मॉन्स प्लास्टी, राइट. सो एक मॉन्स, राइट. देन वी हैव already discussed about clitoris. Yes. Clitoral hood reduction or clitoroplasty. Those who have bigger size of clitoris, that can be reduced in size. In those, the clitoral hood is lower down, that can be brought up so to expose the clitoris. Then comes labia majora, जो outer lips. Those can be over the period of time, can be there can be shriveling of skin, excess of skin, those can be reduced in size, और फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं उस एरिया में. So, मतलब या तो हम कम कर सकते हैं या उस एरिया को बेटर लुकिंग फैट ग्राफ्टिंग करके इम्प्रूव कर सकते हैं स्किन के टेक्सचर को. फिर आता है एक वजाइना, वजाइनल टाइटनिंग. हमने बात की कि हम सर्जिकली वजाइना का साइज को रिड्यूस कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बहुत अभी भी गाँव में या इवन छोटे सेंटर्स पे या इवन बड़े सेंटर्स पे जो भी है, कहीं पे भी जब डिलीवरी हो रही है तो डिलीवरी में टीयर कॉमन है, राइट. पेरिनियल टीयर हम उसको कहते हैं. तो ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्हें उस टीयर्स का पता ही नहीं चला, या पता वो हील हो गए हैं और अभी भी वजाइना बहुत रूमी है. तो वो टीयर की वजह से उनको अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है और दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, या दे आर अवेयर एंड दे डोंट नो होम टू गो. एग्जैक्टली मैम, है ना, पता ही नहीं है किससे. वो जो टीयर हुआ है उसकी वजह से जो एरिया बड़ा हुआ है उसका कंप्लीट पेरिनियल टीयर रिपेयर भी हम कर सकते हैं. ओके, राइट. सो वो जब रिपेयर हो जाएगा तो जो रूमीनेस है या साइज बड़ा है उसको प्रॉपर वापस से ओरिजिनल शेप में लाया जा सकता है. तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं.
तो मैम ये जो भी है ये बेसिकली चाइल्ड बर्थ के बाद ही मैक्सिमम फीमेल्स इन प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं क्या, जो आप बता रहे हैं? दोनों, यस। अगर हम वजाइना, रूमी वजाइना की बात करें तो इवन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के बाद में हो सकता है, या मल्टीपल चाइल्ड बर्थ के बाद हो सकता है, या इवन एजिंग के साथ होता है, बिकॉज वी आर यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो इट कैन गो रूमी आफ्टर दैट ऑल्सो। ओके, सो एनी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कोई भी फीमेल फेस कर रही है तो बेस्ट ऑप्शन इज, अगर ऐसा कुछ लगता है तो फर्स्ट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, आपसे बात करें, आप फिर उनको सजेशन दें कि क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एग्जैक्टली। जब तक हम बात नहीं करेंगे हमें प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी। इसीलिए हम ये आज पॉडकास्ट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि फीमेल्स हमसे बात करें, जी, उनकी प्रॉब्लम्स शेयर करें। अगर प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट है तो किया जा सकता है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कई बार उन्हें रीअश्योरेंस दिया जा सकता है। जी, कुछ मेडिसिन से काम हो सकता है, कुछ लेजर से काम हो सकता है, और एंड में जाके सर्जरी का पार्ट आता है। बट पहले ये जो रास्ता है हाँ, उस पे चलने के लिए एक स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, बाकी बाकी स्टेप गाइड मैं करने उठाऊं। के लिए आप हमेशा ही है। एंड इससे क्या होगा कि हमारे जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो भी काफी हद तक आपके पास आएंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। Yes, we have a psychologist for that, psychiatrist for that in our team, and of course, we are there for you. ग्रेट मैम। सो बेसिकली ये तो एक पार्ट हो गया मैम, और भी जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं लाइक आफ्टर चाइल्ड बर्थ में भी, आफ्टर फीडिंग दी बेबीज़ कई बार ब्रेस्ट्स भी शैगिंग हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, तो इसके लिए भी क्या आप मतलब ऐसे हमारे बहनों को या जो भी लेडीज़ हैं उनको आप क्या कुछ हेल्प कर सकते हैं आपके पास अगर आए तो? Definitely, रिमी, ब्रेस्ट साइज ऐसा है कि प्रेगनेंसी में बढ़ता है, राइट, लैक्टेशन में बढ़ता है, एंड उसके बाद वो इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप इन फ्यू मंथ्स और ईयर्स। लेकिन और उम्र के साथ भी ब्रेस्ट की सैगिंग होती है। जिन पे ब्रेस्ट का साइज बहुत बड़ा और वो वापस नहीं गया, वो भी वेट की वजह से सैगिंग हो जाती है। तो ये सैगिंग के बहुत सारे अपने रीजंस है। जब ब्रेस्ट सैगिंग होगी तो हमें वो ब्रेस्ट में जो भी टिश्यूज है, जैसे कि स्किन है, फैट है, ग्लैंड है, इन तीनों चीज़ों को टैकल करते हुए ब्रेस्ट का रीशेपिंग करना होता है। तो ब्रेस्ट का रीशेपिंग हम ब्रेस्ट लिफ्ट करके कर सकते हैं। साइज छोटा हो गया तो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कर सकते हैं, फैट ग्राफ्टिंग हो सकती है, अलॉन्ग विथ लिफ्टिंग इट अप। एंड डेफिनेटली अगर जिनका बहुत बड़ा साइज है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट रिडक्शन सर। मैम कई बार ऐसे होते हैं कि युवा पीढ़ी को इवन वेरी कॉमन थिंग फेसिंग इंटरव्यूज और मे बी कॉलेज में, स्कूल्स में काफ़ी टाइम बुली भी किया जाता है, राइट, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी कॉमन पार्ट इन फीमेल्स। तो उन सब के लिए भी अगर कोई चाहे तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू हैव ऑल द सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग, राइट। ऑन दिस वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे we have spoken to ma'am and have got ideas about the intimate part, how to take care of it, which is a very less spoken topic. So ऐसे ही informations के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में, एंड मैम से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए और फील फ्री टू आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क।